आज हम बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, किन किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में, भाग तीसरे में, और नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 क में। आज हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व जो कि किन के लिए है, किन्हें निर्देश देते हैं। ये निर्देशक यानी निर्देश देना, नीति संबंधी निर्देश दिए जाते हैं किनको? राज्यों को। किन के लिए है ये? राज्यों के लिए। राज्यों के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, इसके लिए जो ये राज्य हैं उनको ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं। कौन से भाग में इनका वर्णन किया गया है? भाग 4 में। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब हम बात करते हैं कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं लिए किस देश से गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कौन से भाग में है? भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। पहली बात, जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? कहाँ जा सकते हैं हम मूल अधिकारों की रक्षा के लिए? न्यायालय में। तो पहला अंतर यही है कि जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, यानी कि अगर राज्य सरकारों के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों को दिए गए हैं, तो राज्य अपनी इच्छा से इनका प्रयोग करेगा और इनका उपयोग ना करने पर, इनको काम में ना लेने पर भी आप राज्य जो न्यायालय हैं उसकी शरण में नहीं जा सकते हैं। फिर अगली बात, जो नीति निर्देशक जो मूल अधिकार हैं वो निषेधात्मक हैं। मूल अधिकार निषेधात्मक है। मूल अधिकार निषेधात्मक हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश देते हैं। सकारात्मक निर्देश देते हैं। कैसे? जो मूल अधिकार है, ठीक है, वो आपको ये बताता है कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, आपको कौन कौन से अधिकार स्वतंत्रताएं दी गई हैं और आप उनकी रक्षा के लिए क्या नहीं करेंगे। जबकि सकारात्मक निर्देश है कौन? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को सकारात्मक सही निर्देश देते हैं कि आपको ये कार्य करना है। ये तो टोकते हैं और ये आपको कहते हैं कि आपको ऐसा कार्य करना है। फिर अगला जो अंतर है, किसके लिए है मूल अधिकार? मूल अधिकार नागरिकों के लिए है। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? किसको दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं राज्यों को। नीति निर्देशक तत्व किसे दिए गए हैं? राज्यों को। राज्यों के लिए है ये, राज्यों को कुछ निर्देश देता है जिससे कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। ये है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों को दिए गए हैं,
जिससे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सके। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक बात करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 36 क्या है? इसमें नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा है? नीति निर्देशक तत्व की। क्या परिभाषा दी गई है? कि जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। क्या परिभाषा है? कि जनता के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान, ये संविधान के द्वारा दिए गए हैं हमें, संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद 37 क्या है? इसमें जो ये नीति निर्देशक तत्व है वो क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। यानी कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और इसमें न्यायालय के द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37 में। अगला आर्टिकल, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 38 क्या है? इसमें अनुच्छेद 38 में सामाजिक विकास से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी कि जो समाज है उसके विकास के लिए कौन कौन सी अवधारणाएं या तत्व जरूरी हैं उनका वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम 1961, दहेज प्रथा अधिनियम 1961 का प्रावधान भी सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है। इसी में सामूहिक विवाह, विधवा विवाह जैसी जो अंतरजातीय विवाह जैसे जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आएंगे? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि वो समाज के विकास पर बल देते हैं। जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961 आ गया, ठीक है। तो ये जो समाज के विकास से संबंधित प्रावधान का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39, 39, अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामाजिक एवं आर्थिक विकास का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 39 में। इसके अंतर्गत बजट आ जाता है, ठीक है। जो केंद्र सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो गरीब की श्रेणी में आते हैं उनको जो सहायता दी जाती है उनका प्रावधान किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही बजट से संबंधित जो प्रावधान है उसका भी वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद 40 पंचायतों का वर्णन। अनुच्छेद 40 में है पंचायतों का वर्णन। आप इन्हें ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर इनका वर्णन भी आप आसानी से कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। हमने पढ़ा था कि कौन सी अनुसूची में है पंचायतों का वर्णन। जब हमने अनुसूचियां पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि अनुसूचियों में पंचायतों का वर्णन है। कौन सी अनुसूची में है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि पंचायतों का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 40 में भी पंचायतों का वर्णन किया गया है। पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको इस अधिनियम के द्वारा इस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 40 में, जिससे कि पंचायतों का विकास या जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इसके अंतर्गत हो सके। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है? निःशक्त जनों की सहायता।
निःशक्त जनों की सहायता। इसके अंतर्गत विकलांग आ गए, ठीक है, विकलांग है। कई योजनाएं इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई हैं, जैसे चिरायु योजना, चिरायु है, या श्रवण कुमार योजना है, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना है। उनसे क्या होगा, जो निःशक्त जन हैं, जो अपना पेट नहीं भर सकते हैं, अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते हैं, उनको सहायता दी जाती है। निःशक्त जनों में कौन कौन सी योजनाएं आ गई, जैसे श्रवण कुमार योजना, श्रवण कुमार योजना, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना जिसके अंतर्गत कम पैसों में भोजन करवाया जाता है, ठीक है। श्रवण कुमार योजना जो कि वृद्धों से संबंधित है, वृद्ध आश्रम से संबंधित है, और अन्नपूर्णा योजना जो कि आपके कम पैसों में आपको भरपेट भोजन करवाती है। वृद्ध पेंशन योजना है। ये सारी योजनाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, जिसमें निःशक्त जनों की सहायता संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 में है प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, यानी कि प्रसव के समय में जो सहायता दी जाती है उनका प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 42 में, ठीक है। इसके अंतर्गत जो प्रसूताएं होती हैं उन्हें निःशुल्क दवाएं भी दी जाती हैं, निःशुल्क जांचें की जाती हैं, और इसके अतिरिक्त जो सर्विस करने वाली महिलाएं हैं उसके अंतर्गत उन्हें प्रसूति अवकाश भी दिया जाता है, जिससे कि वो अपने बच्चे का बच्चे को तरीके से पाल सके या उसकी देखभाल ठीक प्रकार से कर सके। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 क्या है, इसके अंतर्गत उद्योग धंधों का वर्णन, उद्योग धंधों का वर्णन किया गया है। जो उद्योग धंधे हैं उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में कई उद्योग धंधे, कई उद्योग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर लगाए जाते हैं। उन सभी का वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 43 में। जैसे बाड़मेर में रिफाइनरी है, ठीक है, इनका वर्णन किसके अंतर्गत मिलेगा हमें, अनुच्छेद 43 में। क्यों, क्योंकि ये उद्योग धंधे जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ ग्रामीण परिवेश में या नगरीय परिवेश की बात कर लें तो उद्योग धंधों से लोगों को रोजगार मिलता है। अनुच्छेद 44 क्या है, इसके अंतर्गत समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। सभी को समान रूप से मानना, सभी को समान अधिकार देना, ये किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत तलाक प्रक्रिया का वर्णन भी किया गया है। ये जो अनुच्छेद है सभी को समान मानने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है इसमें, शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान। पहले भी पढ़ा है क्या हमने, ये शिक्षा का अधिकार या शिक्षा संबंधी प्रावधान है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो ये शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो आपको मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों में मिलेगा। मूल अधिकार में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद में, देखो मूल अधिकार में, मूल अधिकार में ये है अनुच्छेद 21 क में, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है, ठीक है। और
मूल कर्तव्य में किसके अंतर्गत है ये? मूल कर्तव्य में ये 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य हमने पढ़ा था। 11वां मूल कर्तव्य इसके अंतर्गत जोड़ा गया। पहले 10 थे, वर्तमान में ये 11 हैं। और शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। आ गया ये तीनों में ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसका वर्णन नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार तीनों में है। तो कौन सा प्रावधान है? शिक्षा का प्रावधान। और क्या है इसमें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या है? ST/SC के लिए आर्थिक सहायता। ये तो हम भी जानते हैं। आर्टिकल 46 क्या है इसमें? ST/SC के लिए आर्थिक सहायता, जिससे कि इनका विकास हो सके और ये भी अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। ST/SC के लिए कई क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप IAS, IPS की भी कोई तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। और इससे भी पहले जब आप स्कूली शिक्षा लेते हैं या कॉलेज लेवल तक की शिक्षा लेते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको सहायता देती है। क्यों? जिससे कि इन ST/SC के जो वर्ग हैं उनका आर्थिक रूप से विकास हो सके और वो भी समान रूप से सभी आगे बढ़ सके। अनुच्छेद 47 क्या है इसमें? अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य सुधार, लोक स्वास्थ्य सुधार संबंधी प्रावधान। लोक स्वास्थ्य यानी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान है वो किसमें किए गए हैं? अनुच्छेद 47 में। जैसे गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, शराबबंदी कर दी गई, शराबबंदी उस पर बंद लगा दिया गया। तो ऐसे जो प्रावधान है वो किसमें किए गए हैं? अनुच्छेद 47 में। सबसे पहले गुटखे पर जो प्रतिबंध लगाया था, गुटखे पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले गुटखे पर प्रतिबंध लगाया था। और जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर। पहला राज्य कौन सा है? बिहार। और गुटखे पर प्रतिबंध लगाने वाला 8वां राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो लोक स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। क्या है इसमें? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन पर बल दिया गया। कृषि एवं पशुपालन पर बल दिया गया है। अच्छी किस्म का जो बीज है वो कृषकों तक पहुंचाना, नई तकनीकी के जो औजार हैं, जो मशीनें हैं वो कृषकों तक पहुंचाना, पशुपालन को बढ़ावा देना, अच्छी नस्ल के पशुओं को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ये सारी जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। फिर अगली हम बात करते हैं अनुच्छेद 49। इससे पहले एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 48A। 48A में क्या है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। देखो 48 में आ गई कृषि, ठीक है, जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो किस में आ गई? आपके 48 और 48A में। कृषि और पशुपालन से संबंधित जो प्रावधान है वो किस में किए गए हैं? अनुच्छेद 48 में। 48A में क्या है?
वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, यानी वनों का संरक्षण करना, साथ ही साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण करना। इनका प्रावधान किसके अंतर्गत है? 48A के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 49, 49, अनुच्छेद 49 क्या है इसमें? पुरातात्विक संरक्षण। अनुच्छेद 49 पुरातात्विक संरक्षण। जो भी हमारे अभिलेख हैं, ठीक है, पुरातात्विक या पुराने जो हमारे किले वगैरह हैं, उन सभी का संरक्षण से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी प्रावधान किए गए हैं, वो किसके अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 49, 49 के अंतर्गत। इसमें क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय पुरातात्विक अभिलेखागार है वो कहाँ है? राष्ट्रीय पुरातात्विक अभिलेखागार कहाँ पे है? राष्ट्रीय पुरातात्विक अभिलेखागार कलकत्ता में। राष्ट्रीय पुरातात्विक अभिलेखागार ये तो राष्ट्रीय है, और राज्य पुरातात्विक अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में राष्ट्रीय पुरातात्विक लेखागार कहाँ पर है? कलकत्ता में। और राज्य में कहाँ है वो? बीकानेर में। यानी कि जो पुरातात्विक संरक्षण है, किलों से संबंधित जो भी किले हैं या कोई भी हमारे जो अभिलेख वगैरह हैं, उनके संरक्षण से संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं? अनुच्छेद 49 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। क्या है इसमें? अनुच्छेद 50 कौन सा है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका क्या होती है? किसे कहते हैं? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण किया गया है। क्या होती है कार्यपालिका? किसे कहते हैं कार्यपालिका? कितने अंग होते हैं शासन के? बताइए। शासन के 3 अंग हैं। एक होती है व्यवस्थापिका, नाम सुना होगा आपने, पढ़ा था क्या पिछले साल? पिछले साल था क्या व्यवस्थापिका? कार्यपालिका या न्यायपालिका किसे कहते हैं? व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? व्यवस्थापिका की। और कार्यपालिका का काम क्या है? उसे लागू करना। कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका की। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कानूनों का संरक्षण करती है, यही देखती है कि ठीक प्रकार से उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब जो अनुच्छेद 50 है वो क्या करता है? वो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। तो कई बार ये होता है जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, या जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तो इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में पृथक्करण किया गया है, जिससे कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। क्या है अनुच्छेद 51 में? अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का वर्णन किया गया है। किसी भी देश के लिए विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। विदेश नीति यानी दूसरे देशों के साथ जो नीतियां अपनाई जाती हैं, जो संबंध बनाए स्थापित किए जाते हैं, उनमें ये विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण
होती है। और भारत में विदेश नीति का जनक किसे कहा गया है? भारत में विदेश नीति का जनक कौन है? कौन थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें विदेश नीति का जनक भी कहा गया है। तो किसी भी देश के लिए विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि आप दूसरे देशों के साथ संबंध रखते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो विदेश नीति का जनक किसे कहा गया है भारत में? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को नहीं, किसे दिए गए हैं? राज्यों को दिए गए हैं। राज्यों को निर्देश देते हैं ये नीति निर्देशक तत्व कि आप लोगों को इस प्रकार के कार्य करने हैं, जिससे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। अब ये नीति निर्देशक तत्व जरूरी क्यों है? इतने जरूरी क्यों है कि राज्यों के द्वारा इनको अपनाया जाए? या हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं कि हम इनसे किसी जो राज्य सरकारें हैं उनका आकलन कर सकें? ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये दिए गए किसके लिए हैं? राज्यों के लिए। लेकिन फायदा तो इससे हमें भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही हम किसी भी जो राज्य सरकारें हैं, केंद्रीय सरकारें हैं, उनके कार्यों का आकलन कर सकते हैं। हम देखते हैं ना कि जो राज्य सरकार है उसने हमारे लिए क्या किया? क्या कोई सुख सुविधा दी या कोई हमें रोजगार दिया? उद्योग धंधों पर इसने कितना ध्यान दिया? तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आती है? नीति निर्देशक तत्वों में ही तो आती है। तो इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का आकलन करके फिर उसे वोट देते हैं। हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, क्या महत्व है नीति निर्देशक तत्वों का कि जो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें हैं कि उन्हें वो अपनाए? तो पहला है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनके पीछे किसकी शक्ति है? जनमत की शक्ति है। कैसे? अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों को नहीं मानती, वोट के लिए तो किसके पास आना पड़ेगा? जनता के पास आना पड़ेगा। और जनता अगर चाहेगी तो वोट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और जनता किसे वोट करेगी? जो उनके लिए अच्छा काम करेगा। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के पीछे किसका हाथ हुआ? जनता का। और जनता ये चाहती है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें उनके कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। दूसरा जो महत्व है वो क्या है? नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व। नैतिकता है, नैतिक आदर्श है ये आपको स्वयं से ये बोलते हैं, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को ये बोलते हैं कि आपको इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। नैतिक आदर्शों का महत्व यानी नैतिक रूप से ही, स्वयं से ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये नैतिक रूप से उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपको इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। फिर इसके बाद अगला महत्व, शासनों का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, कोई आधार तो हो जिससे कि हम ये देखें कि जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो अच्छी है या नहीं। तो जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो कार्य बताए गए हैं अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत, तो उन अनुच्छेदों के द्वारा ही हम ये देखते हैं कि जो शासन है वो सही है या नहीं है। उसने जो भी शासन है उसने नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया है या नहीं है। अगर उसने पालन किया है तो वो अच्छा शासन है, और अगर नहीं किया है तो अगली बार उसे नहीं जिताएंगे। तो शासन के मूल्यांकन का एक आधार जनता के सामने ये प्रस्तुत करते हैं। अगली विशेषता, अगला जो महत्व है वो क्या है? सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन प्रदान करता है।
सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन प्रदान करता है। कैसे? ये बताता है कि आप सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कैसे एक समाज का विकास कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कई योजनाएं राज्य सरकार, केंद्र सरकारों के द्वारा समय समय पर चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? इसलिए तो चलाई जाती है। नेक्स्ट महत्व क्या है इसका? संविधान की व्याख्या में सहायक है। संविधान की व्याख्या में सहायक है। जो संविधान है वो जनता का शासन है। संविधान बोलता है कि जो भारतीय जनता है उसके सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। तो संविधान की व्याख्या में ये नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो अगला, जो कार्यपालिका है वो इनका दुरुपयोग नहीं कर सकती। कार्यपालिका दुरुपयोग नहीं कर सकती। हमने कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था? ये कौन से अनुच्छेद में था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा? किसमें है? अनुच्छेद 50 में। तो अनुच्छेद 50 के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो कार्यपालिका है वो इन नीति निर्देशक तत्वों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए तो हम बैठे हैं। न्यायपालिका है जो अगर इनका दुरुपयोग करेगी तो वो इसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। तो ये महत्व है नीति निर्देशक तत्वों के, जिनके कारण नीति निर्देशक तत्वों के पीछे, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई न्यायालय नहीं है, फिर भी इनका पालन किया जाता है। ठीक है, ये जो महत्व है इनके कारण ही नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई न्यायालय नहीं है। आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं। आपको स्वयं ही, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो स्वयं ही इनका पालन करेगी। ठीक है, तो ये महत्व है इसके नीति निर्देशक तत्वों के। अब इसके बाद हम इनकी आलोचनाएं करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों की क्या कमियां हैं? कमियां भी तो होंगी, अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी होंगी, तो वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।